गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन वीडियोज की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे द्वारा आपके लिए निरंतर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि आप घर पर रहकर और अपना अध्ययन सुचारू रूप से निरंतर रूप से जारी रख सकें। इन वीडियोज के माध्यम से हम लोग अनेक विषयों पर वीडियोज बना रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और अभी 1 महीने के लिए महाविद्यालय बंद करने के सरकार के निर्देश आ चुके हैं। इन निर्देशों के तहत अभी हमें 1 महीने तक और ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन करना होगा। चलो आज के वीडियो में मैं विजयराज त्रिवेदी भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आपके लिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के पार भाषा जो पेपर है बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष 3rd ईयर के लिए उसके संदर्भ में कई वीडियोज आपके ला चुका हूँ। लगभग हमारी वीडियो के माध्यम से 3 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी है। हम 4थी यूनिट की ओर चल रहे हैं और आज उस 4थी यूनिट का एक टॉपिक भाषा सीखने के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा किसे माना जाए, भाषा क्या होती है, इसके संदर्भ में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, भाषा विचारों को प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। मैं आपसे कोडिंग के माध्यम से जो कुछ कहना चाह रहा हूं और इन कोडिंग के माध्यम से आप उसे जो ग्रहण कर रहे हैं, उन दोनों के भावों में अगर समानता है तो ये कोडिंग जो इनकोडिंग का सिस्टम है यही भाषा है। यानी वक्ता और श्रोता के मध्य जो संपर्क सिस्टम है कोडिंग और इनकोडिंग, यही भाषा है। अगर वक्ता जो कह रहा है और श्रोता उसको नहीं सुन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे होंगे वह भाषा नहीं बन पाएगी। भाषा आना जरूरी है। भाषा को विचारों के लिए स्पष्ट संप्रेषण की क्षमता से युक्त होना चाहिए। आज की वीडियो में चलो शुरू करते हैं। आपको पता ही है सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, भाषा सीखने के सिद्धांत हैं और भाषा सीखने के लिए ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी भाषा को सीख सकता है। आइए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चर्चा के लिए आप लोगों को अपनी कॉपी पेन यहाँ रख लेना चाहिए। जो आपको आवश्यक लगे उसको आप लिखते रहें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत, नेचुरलिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिटी। एक बालक जब घर में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के द्वारा अनेक चेष्टाओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देता है।
वह हाथ पैर चलाकर या होठ हिलाकर या रोकर अनेक प्रकार से अपनी क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं की पुष्टि हमें देता है, लेकिन उसे हम भाषा नहीं मान सकते। उन्हें हम संकेत कह सकते हैं और संकेतों के माध्यम से वह हमें सिखाने का प्रयास करता है। किंतु जब वही बालक धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह मौखिक रूप में संकेत देना आरंभ कर देता है। सुनने के बाद में और परिवार में रह करके वह धीरे धीरे अनेक शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है और इसी प्रकार विद्यालय जाने पर वह स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की अक्षरों का बनावट या वर्णों को लिखना सीख जाता है और धीरे धीरे उसे जो उसकी प्रथम भाषा है, मातृभाषा है, वह स्वाभाविक रूप से सीखने में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बालक भाषा सीखने का जो प्रथम सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा, अपनी जो मदर टंग है उसको सीखता है। यह बिना प्रयास के, बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के जो भाषा सीखता है वही सिद्धांत स्वाभाविकता का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से तो भाषा सीखने का जो हमारा पहला सिद्धांत बना वो बना हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसमें जो बालक है वह स्वाभाविक प्रकृति से सीखने के सिद्धांत के कारण वह बोलना और समझना, इसी प्रकार से पढ़ना और लिखना सीख जाता है। तो यह जो सिद्धांत है वह बालक का स्वाभाविक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के माध्यम से वह उच्चारण, वार्तालाप, भाषण, समझ आ रही होगी आपके, श्रुतिलेख, अनुलेखन आदि प्रकार की क्रियाएं सीख जाता है और इसे हम नेचुरलिटी का या स्वाभाविकता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो आपका है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम दूसरी भाषा में प्रकृतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं। करके सीखने का सिद्धांत, ये इसका दृश्य विपरीत है। इस सिद्धांत में हम ये मानते हैं कि हमें कुछ प्रयास करने होंगे और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप वह अनेक प्रकार की जो है भाषाओं को सीख जाता है, क्रियाओं को सीख जाता है और वही क्रियाएं बाद में भाषा का रूप बनती हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित बहुत सारी शिक्षण विधियां बनी हुई हैं, जिनमें किंडरगार्टन है, ह्यूरिस्टिक है, बुनियादी शिक्षा है, महात्मा गांधी की या डॉल्टन पद्धति है। ठीक है। ये सब विधि ऐसी हैं जिनके माध्यम से बालक क्रिया करता है और क्रियाओं के माध्यम से वह सीखता है। तो भाषा में भी वह क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप बालक अपनी प्रथम भाषा को भी सीखता है और अपनी द्वितीय भाषा को भी सीखता है। ठीक है। तो आपके दो सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। एक तो नेचुरलिटी का सिद्धांत होता है और दूसरा होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बालक जो है खुद प्रयास करता है और अनेक प्रयासों के फलस्वरूप वह धीरे धीरे मातृभाषा को या द्वितीय भाषा को सीख जाता है। तो आपने हमारे दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। अब मैं तीसरे सिद्धांत की बात करता हूँ। तो तीसरा आपका सिद्धांत है वो है आपका अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है। देखो, अभ्यास के सिद्धांत का तात्पर्य आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, आगे नहीं आ गई है कि हम अगर किसी कार्य को अगर बार बार एक जैसी
पुनरावृत्ति में दोहराएं तो वह कार्य स्थायित्व की ओर बढ़ जाता है। आगे समझ आगे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधान। और ये करत करत अभ्यास का इसका मतलब यही हो गया कि अगर आप बार बार प्रयास करते हैं तो एक बुद्धिहीन प्राणी भी, एक मंद बुद्धि से युक्त प्राणी भी, मानव भी, जानवर भी उस कार्य को सीख जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भाषा के संदर्भ में कहा गया है कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा का बार बार अभ्यास करना चाहिए। उसके शब्दों का, उसके वर्णों का, उसकी व्याकरण का अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार एक जैसा प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो हमारी प्रथम लैंग्वेज के अलावा अन्य कोई तीन भाषाएं हों, तो हम उस भाषा को आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इस भाषा को भी कहा गया है, अंग्रेजी में कहा गया है कि भाई कंटिन्यूअस रिवार्ड इज, जो कंटिन्यूअस रिवार्ड मतलब ये लगातार जो इनाम है वो हमें जो है ग्रेट सक्सेस की ओर ले जाता है। यानी जो अभ्यास का जो पुरस्कार है वो हमें एक बड़े सफलता की ओर ले जाता है। ये अंग्रेजी में ऐसा कहा गया है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अभ्यास के माध्यम से तो भाषा सीखने के आपके पास तीन प्रकार सिद्धांत आ गए अब तक कि हम भाषा को नेचुरलिटी के साथ सीखते हैं, भाषा को हम क्रियाशीलता अर्थात करने के माध्यम से भी सीखते हैं, और तीसरा जो सिद्धांत आया हमारे सामने निकल करके वो आया था हमारे पास में अभ्यास का सिद्धांत, अर्थात हम जो है बार बार उसी चीज का अभ्यास करते हैं। और चौथा जो सिद्धांत है हमारा वो है वार्तालाप का सिद्धांत। वार्तालाप का सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ हो गया कि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, वार्तालाप से मतलब हो गया विचारों का आदान प्रदान। आप किसी क्षेत्र विशेष में चले जाएं और वहां की भाषा को अगर आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन वहां रहते हैं और धीरे धीरे वहां के लोगों से जब वार्तालाप करते हैं, अर्थात अपने विचारों को उनको देते हैं और उनके विचारों को आप धीरे धीरे देते हैं, तो वार्तालाप के माध्यम से आप उस स्थानीय भाषा को या उस क्षेत्र भाषा की क्षेत्र की विशेष भाषा को आप सीख जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम किसी भाषा को सीखने का सिद्धांत, अगर वार्तालाप का सिद्धांत अगर हम देखना चाहें तो यही बात वार्तालाप कक्षा में भी जो है मैंडेटरी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए कि जैसे अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो उसमें नियम बना दिया जाए केवल आप अंग्रेजी में ही वार्तालाप करेंगे, या आप संस्कृत भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसे ये कहेंगे कि आपको आपस में केवल संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करना है। यानी किसी भाषा विशेष में अगर हम धीरे धीरे वार्तालाप करें तो वह भाषा भी आसानी से हम सीख सकते हैं। तो ये जो भाषा का सीधा संबंध होता है वो जो है जुबान और कान के साथ होता है, और जुबान और कान जो होती है वो प्रारंभिक जो लर्निंग है उसमें दोनों में हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और यह है एक प्रारंभिक रूप है भाषा सीखने का, अर्थात प्राइमरी रूप है। इसमें हम वार्तालाप में जो है भाषा का जो मौखिक रूप है उसको सीख जाते हैं और इसके माध्यम से उस भाषा को हम सीख पाते हैं। तो किसी भाषा को सीखने के अभी तक आपने 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगले सिद्धांत की ओर जाते हैं। तो उस सिद्धांत में देखेंगे हम कि किसी भाषा को सीखने के लिए अनुपात और क्रम किस प्रकार से कार्य करते हैं। यानी जो 5वां सिद्धांत है हमारा वो है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा जो 5वां सिद्धांत है वो है अनुपात और क्रम सिद्धांत। अब अनुपात और क्रम सिद्धांत का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भाषा सीखने के लिए व्यक्ति कक्षा में क्या करता है। तो भाषा सीखने के लिए देखो ऐसा होता है कि 2 प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। पहली प्रक्रिया होती है अंतःग्रहण और दूसरा होता है अभिव्यक्तिकरण, और इनका अनुपात और क्रम धीरे धीरे बदलता रहता है। इसी सिद्धांत को हम अनुपात व क्रम सिद्धांत कहते हैं। अंतःग्रहण का मतलब हो गया कि जब बच्चा शुरू में, अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो शुरुआत में यानी अपने जीवन काल की शुरुआती प्रारंभिक समय में जब भाषा सीखने का प्रथम स्टेज होता है, यानी प्रथम जो स्तर होता है उस समय पर अंतःग्रहण ज्यादा करता है और अभिव्यक्तिकरण का जो अनुपात होता है वो कम होता है। बात समझ में आई? पहले अंतःग्रहण फिर अभिव्यक्तिकरण, ये तो क्रम हो गया। और इनका अनुपात की जब बात करें तो शुरू में इसका अनुपात जो होता है वो कम होता है, अंतःग्रहण का ज्यादा होता है और इसका कम होता है। लेकिन जब बाद में देखते हैं तो इसका कम हो जाता है और इसका बहुत ज्यादा हो जाता है।
यानी प्रारंभिक काल में बच्चा जो है किसी भाषा को जब सीखता है तो अंतर्ग्रहण बहुत अधिक करता है और उसके बाद में अभिव्यक्तिकरण की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब वह बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसके बाद में अंतर्ग्रहण और अभिव्यक्तिकरण का जो अनुपात है वो बराबर स्थिति में आ जाता है। और जब बालक एक पूर्ण अवस्था में, एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में या एक पूर्ण प्रौढ़ अवस्था की ओर जब बढ़ता है तो वह अंतर्ग्रहण की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है और अपने जीवन काल में जितना भी उसने सीखा उसका अभिव्यक्तिकरण ज्यादा करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से वह भाषा को अपने जीवन काल में जो है पूर्ण रूप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार की जब हम उसकी क्रियाओं को देखते हैं तो शुरू में अंतर्ग्रहण की क्रियाएं ज्यादा होती हैं और अभिव्यक्तिकरण की क्रियाएं भी कम होती हैं। लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो यह अनुपात बदलता जाता है और यह अनुपात जीवन भर बदलता रहता है। और यह अनुपात बदलते रहने के कारण ही इसे हम जो है अनुपात व्यय क्रम का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपको पांचवा सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा, अनुपात व्यय क्रम का सिद्धांत। अर्थात व्यक्ति के द्वारा अंतर्ग्रहण करने की क्षमता और अभिव्यक्त करने की क्षमता के बीच में जो अनुपात और क्रम बदलता रहता है उसी को अनुपात या क्रम सिद्धांत कहा गया है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखो ये वाला जो सिद्धांत है ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मनोविज्ञान से। क्योंकि मनोविज्ञान ही कहता है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग होती है, हर व्यक्ति का स्तर अलग होता है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही सीखता है। वह हम इस प्रकार से कक्षा में भी जब देखते हैं तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सीखने में बहुत तीव्र होते हैं, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कक्षा में सुनने में सीखने में तीव्र नहीं होकर के मंद होते हैं। और इस बात को भी हम देखें, अगर हमारे मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखें तो हमने देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में जो कुछ बालक हैं वो मौखिक रूप से बहुत प्रगाढ़ होते हैं लेकिन वो लिखित रूप में उतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौखिक रूप में बहुत प्रगाढ़ नहीं होते हैं लेकिन वो लिखित रूप में बहुत प्रगाढ़ होते हैं। तो ये भाषा की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई बालक की सीखने की जो क्षमताएं हैं, जो बालक की सीखने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालक जो भाषा का सीखने का जो कार्य करता है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जुड़ा हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक की व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको अगर हम पहचान सकें और उनके आधार पर अगर उसे सिखाने का प्रयास करें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसे जो है भाषा आसानी से सिखाई जा सकती है। आगे समझ नहीं आगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है बालक अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर भाषा का उच्चारण करना, भाषण करना, लिखना करना आदि सीखता है। सातवें जो सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो सातवां जो हमारा सिद्धांत है वह है रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, देखिए जब हम अभी प्रेरणा की बात करते हैं तो प्रेरणा व्यक्ति को रुचि से ही पैदा होती है। अगर किसी कार्य में बालक की रुचि नहीं है तो उसे अभी प्रेरणा पैदा नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। और अभी प्रेरणा जो है वो दूसरे को देख करके उत्पन्न होती है। कोई काम अगर दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उस कार्य में उसकी रुचि पैदा हुई तो प्रेरणा पैदा हुई। इसी प्रकार से भाषा में भी इस बात को करती है कि शिक्षा प्रणाली में ये जो मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है वो कहता है कि भाई भाषा सिखाने के लिए बालक को जो है विभिन्न प्रकार की रुचियों के माध्यम से भाषा सिखाने का अभ्यास कराया जाए तो वह किसी भाषा को बड़ी आसानी से और जल्दी से सीख सकता है। यह हर्बर्ट का मानना है। बात समझ में आ रही होगी। हर्बर्ट ने कहा था कि अभ्यास के माध्यम से और रुचि के माध्यम से, यानी जिस विषय में बालक की रुचि है उसी रुचि के माध्यम से उन्हीं रुचियों को विभिन्न क्रियाओं में बदल करके और अभ्यास कराने के साथ हम उस बालक को भाषा सिखा सकते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जो है उसके अंदर अभिरुचि और अभिप्रेरणा को उत्पन्न किया जा सकता है और उससे भाषा को सिखाया जा सकता है। अगर ऐसी मेरे से कोई एक्टिविटी पूछने की कोशिश करें तो ऐसी एक्टिविटियों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यानी विभिन्न प्रश्नों को इस तरह से श्रृंखला बनाई जाए ताकि बालक उस भाषा को सीखने में रुचि ले सके, या फिर कोई श्रव्यदर्शी सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, या लैंग्वेज लैब का प्रयोग किया जाए, या इसके अलावा
पाठ को मूर्त बना करके या कहानी को बच्चे के अंदर ढाल करके या कक्षा में उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाए पाठ को के सामने, तो अमूर्त चीज है उसको बच्चे के ऊपर ढाल करके यार इस तरह से हम उसको समझाएं। अब एक गणित के जैसे प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, गणित ही पढ़ा रहे हैं भाषा के लिए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि राम ने एक टेलीविजन भेजा, उसकी बजाय कक्षा के किसी छात्र का नाम ले उसे खड़ा कर दे और उसने कह दे कि इसने एक टेलीविजन खरीदा, तो वह कक्षा का मूर्त रूप उसी चीज का मूर्त रूप धारण हो गया। यानी कहने का मतलब है जो हमारे सामने नहीं है वो अमूर्त है और जो हमारे सामने है वह मूर्त है। तो हमें हमारी कक्षा को ही मूर्त रूप धारण करके और प्रश्नोत्तर करके या कहानी बनाकर या अनेक प्रकार की अनेक क्रियाविधि बच्चों को जोड़ करके हम भाषा सिखा सकते हैं, ताकि इसके अलावा अनेक प्रकार की जो क्रियाविधि हैं हम छुट्टी के समय में या फिर कक्ष में जैसे हम जो है उसे अंताक्षरी या जो है प्रश्नोत्तरी या मीनिंग क्विज या और अनेक प्रकार की ऐसी बहस डिबेट या वाद विवाद अनेक प्रकार की ऐसी एक्टिविटियां करा सकते हैं जिनके माध्यम से बालक में अभिरुचि और अभिप्रेरणा का जन्म हो। तो इस आधार पर भी हम उसे भाषा सिखा सकते हैं। अब हम अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं। तो ठीक है, अगला जो सिद्धांत है हमारा उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि जो है एक शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय पर या क्रियाविधि कराते समय पर भाषा सिखाते समय पर उसे पाठ के मुख्यांशों का चयन कर लेना चाहिए पहले से ही, ताकि इसके आधार पर वह भाषा को सिखा सके। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है श्रुतिलेख लिखवाना है तो पाठ शिक्षक को पहले ही पाठ में से जो श्रुतिलेख लिखाने वाले शब्द हैं उनका चयन कर लेना चाहिए, या पाठ के ये वाला अंश हमें बालक से पढ़वाना चाहिए तो जो पाठ बालक से जिन अंशों को पढ़वाना है उन अंशों का पहले ही चयन कर लेना चाहिए। बात समझ जाएगी, यानी कि उस पाठ के पढ़ाते समय पर ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हमें कक्षा में बालक के द्वारा करानी चाहिए जो उसको भाषा सीखने में मदद करे, इनका चयन शिक्षक के द्वारा पूर्व में ही कर लेना चाहिए और इस आधार पर बालक को भाषा सिखानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यहाँ चयन का सिद्धांत इस बात को नहीं कहता है कि हमें भाषा का चयन करना है, यहाँ हमें ये सिखाता है कि हमें बालक को सिखाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का चयन करना है, यह पूर्व में ही कर लेना चाहिए। तो यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब तक हमने 8 सिद्धांत की बात करी। अब हमारा जो अंतिम सिद्धांत बचा हुआ है उस अंतिम सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो अंतिम जो सिद्धांत है वो भाषा के आधार पर है, भाषा के आधार पर यानी भाषा की विधाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये जो हमारा अंतिम सिद्धांत है वो है हमारा विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, विभाजन भी किसका? भाषा की विधाओं में, भाषा की विभिन्न विधाओं का उचित विभाजन। ठीक है, एक शिक्षक के द्वारा भाषा सिखाते समय पर किसी भाषा को जैसे पढ़ा रहा है, ये मैं अपनी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी तो हिंदी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ, लेकिन अगर आप हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत की बात कर रहे हैं तो एक अध्यापक के द्वारा उसे पहले से ही ठीक है जो है विधाओं में विभाजन कर लेना चाहिए और ये जो विभाजन है वो सुगमता से कठिनता की ओर होना चाहिए। यानी भाषा सिखाते समय पर जो भाषा की विधाओं में जो भाग उसे आसान पड़ता है उसे पहले सिखाना चाहिए और जो भाग उसे भाषा का कठिन लगता है, जो विधा उसे कठिन लगती है उसे बाद में सिखाना चाहिए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो 2 लाइन की या 4 लाइन की कविताओं को बड़ी आसानी से बोलना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी में भी हम देखते हैं जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं हैं, ट्विंकल ट्विंकल वाली है, समझेंगे, जॉनी जॉनी वाली, या हिंदी में भी ऐसी बहुत सारी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इन अनेक प्रकार की। तो शिक्षक के द्वारा उसको विधा का चयन कर लिया गया, यानी उसे छोटी छोटी कविताएं पहले सिखा दी गई और गद्य पढ़ना बाद में सिखाया गया, थोड़ा कठिन लगता है। व्याकरण का पक्ष और भी बाद में आता है, निबंध रचनाएं और भी बाद में आती है। तो
तो यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, भाषा सिखाते समय पर भाषा की विभिन्न विधाओं का उचित विभाजन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके आधार पर जो है, ठीक है, इसके आधार पर जो है अनेक प्रकार की जो है क्रियाविधि करेगा और वह भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा कुछ सिद्धांत और भी हैं, जिन सिद्धांतों की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो कुछ सिद्धांत और बनते हैं, उनमें जो है, ठीक है, जिनको आप यूज ले सकते हैं। जैसे एक सिद्धांत है आपका नियोजन का सिद्धांत, यानी भाषा को सिखाते समय पर शिक्षक को उचित नियोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक है हमारे पास में लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, यानी बालक को जो अच्छा लगे वो काम करने दो, ये लोकतंत्रीय व्यवहार हो जाए, यानी सीखने वाले के ऊपर डिपेंड है, तो वो जो सीखना चाहे उसके आधार पर उसे करने दें। ठीक है ना। एक और बनता है, वो बनता है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत, यानी किसी चीज का बार बार करना। ये अभ्यास सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है, यानी किसी चीज को बालक अगर बार बार करता है। एक है मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है, यानी बालक मनोरंजन करते करते भी भाषा को सीख सकता है, मनोरंजन की। तो ये भाषा सीखने के प्रमुख सिद्धांत हो गए। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं और इसी के आधार पर एक बालक के द्वारा जो है, एक व्यक्ति के द्वारा, एक सीखने के बालक के द्वारा विभिन्न भाषाओं को सीखा जाता है। आप लोगों ने भाषा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और एक प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो गया है, बड़ा वाला मेजर। आप इसके आधार पर परीक्षाओं में जो है इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जो है नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। कमेंट्स, लाइक हमें भेजते रहें। कोई प्रकार की समस्या है तो उसके संदर्भ में आप हमसे चर्चा करते रहें। अभी कुछ बच्चों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की क्वेरीज आ रही हैं, अभी रिजल्ट से इसके बारे में चर्चा करने के लिए आप मेरे को जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज हैं उसके लिए आप हमें कॉल करके या फ़ोन करके जो है उससे अपनी मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।